हम सबके अंदर एक डिवाइन फायर होती है, एक तेज होता है, एक आत्मविश्वास होता है। जरूरत है उस आत्मविश्वास को पंख लगाने की, जरूरत है उस तेज को, उस डिवाइन फायर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की। ऐसा ही कुछ किया अबुल फकीर जलालुद्दीन APJ अब्दुल कलाम ने। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, जिन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी की फील्ड में ग्लोरी दिलाई, इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम आजाद के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, हमारे देश के बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान, जिन्हें दर्जा दिया गया है मोस्ट ट्रस्टेड मैन का एक सर्वे के द्वारा। जी हाँ, साल का पहला थर्सडे और इससे बेहतर इंस्पिरेशन हम इंडियंस के लिए नहीं हो सकती। एक ऐसे इंसान जिनकी पर्सनालिटी के बारे में जानना हम में से हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी लाइफ की वो छोटी छोटी बातें, वो बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो हमें इंस्पिरेशन दे सकते हैं, परफेक्ट मोटिवेशन दे सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवल विंग्स ऑफ फायर, जो कि ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिसे लिखने में उनकी मदद की मिस्टर अरुण तिवारी ने, जिन्होंने उनके साथ काम किया मिलिट्री डिफेंस रिसर्च की फील्ड में। इस बुक को 13 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया, इंक्लूडिंग चाइनीज एंड फ्रेंच। दुनिया में हर कोई उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता है। हम में से हर किसी को इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी इस बुक को पढ़कर, इसलिए ये बुक रीड करना हम सभी के लिए मस्ट है। इस नॉवल को रेटिंग देने की कैपेबिलिटी तो मुझ में नहीं है, पर ये जरूर कह सकती हूँ कि ये नॉवल आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आत्मा को छू जाएगी। बहुत जगह पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे और आपको लगेगा कि क्या सच में कोई इंसान इतना काबिल हो सकता है, इतना हम्बल हो सकता है, इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है। अगर इस बुक की बात करें तो इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में बताया गया है, कहां से शुरू हुई उनकी जिंदगी और किन ऊंचाइयों को उन्होंने छू लिया, देश को ग्लोरी दिलवाई, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मिसाइल डेवलपमेंट की फील्ड में कितनी आगे वो देश को ले गए, कितने चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया, कितने फेलियर्स आए, जिनके दौरान उन्होंने अपने आप को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और अगला कदम बढ़ाया। ये कहानी है उनकी अचीवमेंट्स की और उनके सपनों की, कहां वो हमारे देश को पहुंचाना चाहते थे। जब वो छोटे थे तो वो पक्षियों को देखा करते थे, कैसे वो उड़ पाते हैं, कैसे उनके पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, और सोचते थे कि एक दिन मैं भी जरूर उड़ूंगा। और वो रामेश्वरम के पहले ऐसे इंसान थे जिसने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया था। उन्हें असाइन किया गया था एक हॉवरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए। इसरो में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को डेवलप करने में उनका हाथ रहा। पहला स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV उनके निरीक्षण में अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू गया और भारत को एक बहुत बड़ी ग्लोरी मिली। DRDO में इंडियन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को उन्होंने लीड किया और इंडिया के प्रेसिडेंट का पद संभाला। इस बुक को 4 भागों में बांटा गया है: ओरिएंटेशन, क्रिएशन, प्रोपिसिएशन एंड कॉन्टेम्पलेशन। पहले पार्ट में उन्होंने अपने बचपन की बात की है। 1931 में एक मुस्लिम तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ। रामेश्वरम, जहाँ पर फेमस हिंदू टेम्पल है, उसके पास ही उनका घर था। उनके फादर का नाम था जलालुद्दीन और मदर का नाम था आशियामा। अगर उनके बचपन की बात करें तो उनका कहना है कि उनका बचपन मटेरियली और इमोशनली काफी सिक्योर था। उनके फादर पास की एक मस्जिद में मौलाना थे। लोग आकर उनसे सलाह लेते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे और अगर उनको कोई तकलीफ होती थी तो मदद मांगने आते थे। उनका कहना था कि उनके पिता की प्रार्थना से उनकी तकलीफें दूर हो जाती है। कलाम ने एक बार अपने पिता से पूछा था कि प्रार्थना में ऐसी क्या शक्ति है। तब उन्होंने कहा था कि हमारे आत्मविश्वास की बात है, हमारे मन की सोच की बात है। प्रार्थना हमें परमात्मा से मिला देती है और हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। कलाम शुरू से ही भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और उन्होंने अपनी सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट भगवान को भी दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका गांव, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग ही रहते थे, पर उनके सबसे अच्छे दोस्त रामेश्वरम मंदिर के एक बड़े पंडित के बेटे रहे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ पले बड़े, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उनके पिता और रामेश्वरम मंदिर के पंडित रोज शाम को मिलते और अपने अपने धर्म की
बातें भी करते। उनके गांव में एक बड़ी बात ये थी कि मजहब को लेकर फर्क नहीं किया जाता था। एक बार एक टीचर ने उन्हें रामानंदा शास्त्री के साथ बैठने से इनकार कर दिया और उन्हें क्लास में सबसे पीछे बिठा दिया। कलाम को ये देखकर बहुत बुरा लगा। जब दोनों ही बच्चों ने घर जाकर अपने पिता को ये बात बताई तो उस टीचर को रामानंदा शास्त्री के पिता ने बुलाया और कहा, बच्चों में इस तरह की भावनाएं नहीं डालोगे, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एक बार उनके एक हिंदू टीचर ने उन्हें घर पर खाने के लिए भी बुलाया था। उनकी पत्नी ने कलाम को खाना सर्व करने से मना कर दिया था। तब उस टीचर ने खुद कलाम को अपनी रसोई घर में बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा था। अगली बार जब दोबारा उन्होंने कलाम को अपने घर बुलाया तो कलाम थोड़ा हिचकिचाने लगे। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि एक बड़ा चेंज दुनिया में आए, अगर एक बड़ा बदलाव तुम लाना चाहते हो तो तुम्हें इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करना ही होगा। उन्होंने बताया कि उनकी माँ, जो कि एक अन्नपूर्णा थी, उनके घर में जितने लोग थे उससे ज्यादा लोग रोज उनके घर में खाना खाते थे। उन्होंने अपने पिता से ऑनेस्टी, सच्चाई और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। वहीं उन्होंने अपनी माँ से अच्छाई में और अच्छे कर्मों में विश्वास सीखा। उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जलालुद्दीन, जो कि उनसे 15 साल बड़े थे, पर उन्होंने कलाम का ध्यान पढ़ाई की तरफ और ज्यादा आकर्षित किया। उन्हें साइंस के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, आसपास की दुनिया के बारे में बताया। इस छोटे से गांव से बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। जलालुद्दीन का निकाह बाद में कलाम की बहन के साथ हुआ और वो उनके बहनोई बन गए। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उस समय गांव में वो ही कैसे इंसान थे जो कि इंग्लिश में लिख पढ़ लेते थे। लोग उनसे मदद मांगते और वो हर किसी की मदद करते भी। वो कलाम को हमेशा आजाद कहकर बुलाते थे और कहते थे कि तुम पढ़ाई जरूर करना। रोज शाम को ये लोग सैर करने जाते और जलालुद्दीन आजाद को दुनिया की अलग अलग बातें बताते। उनका किताबों में इंटरेस्ट जलालुद्दीन के साथ रहकर ही डेवलप हुआ था। वहीं उनका एक कजिन था, चचेरा भाई शमसुद्दीन, जिसने उनकी लाइफ को काफी इन्फ्लुएंस किया। वो रामेश्वरम में अखबार बांटा करता था। वहाँ पर ट्रेन आती, ट्रेन से अखबार लेता और फिर पूरे गांव में बांटता। अकेला ही वो ये सब कुछ काम करता था। पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो ट्रेन ने रामेश्वरम पर रुकना बंद कर दिया। चलती ट्रेन से ही अखबार फेंक दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को चाहिए थी किसी की मदद और उन्होंने आजाद से मदद मांगी। आजाद उनके साथ मिलकर अखबार इकट्ठे करते और बांटने में मदद करते। पहली बार उन्होंने तभी पैसे कमाए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाई की दुकान पर तेल बेचा, सिगरेट बेची, छोटी छोटी चीजें भी बेची। उन्हें जब जो काम मिलता, जब जिसे उनकी मदद की जरूरत होती, वो उनकी मदद जरूर करते। इनकी कहानी से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। उनके पिता ने उन्हें कहा था कि मुश्किलों से ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मुश्किलों से ही नए रास्ते मिलते हैं। जब हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, तब हमें रुकना नहीं चाहिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए एक नया दरवाजा तभी खुलता है। कलाम ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और रामेश्वरम के बाहर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर रामानाथपुरम में आगे की पढ़ाई करने गए। उनकी माँ बहुत भावुक हो गई थी। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो पर अपनी सोच नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी खुद की अपनी सोच है। उन्होंने मन ही मन आजाद से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर रास्ता तय करना है और मैं या मेरा प्यार तुम्हें कभी भी रोकेगा नहीं। वहाँ उनके टीचर ने उन्हें कहा कि एक बुरा स्टूडेंट अच्छे टीचर से उतना नहीं सीख सकता जितना एक अच्छा स्टूडेंट बुरे टीचर से सीख सकता है। इसलिए आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ पर आजाद को घर की बहुत याद आती, रामेश्वरम की बहुत याद आती, पर जलालुद्दीन की बातें उनके कानों में गूंजती, जिन्होंने उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग की पावर बताई थी। हमें अच्छा सोचना चाहिए। उनके पिता का सपना था कि आजाद एक कलेक्टर बने और उन्हें अपने पिता का सपना पूरा करना था। उन्हें पढ़ाई करनी थी, आगे बढ़ना था। वहाँ पर उन्होंने जिस टीचर से जो हो सका सीखा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। उनके टीचर ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो 3 चीजों पर काबू पाना होगा, डिजायर, बिलीफ और एक्सपेक्टेशन। अगर जिंदगी में आपका कोई सपना है, उसे पूरा करना चाहते हो
तो पहले उस सपने को अच्छी तरह देखो, उसे डिजायर करो और उस पर विश्वास करो। उम्मीद पूरी रखो कि तुम अपना इस सपना पूरा कर लोगे, तभी तुम उस सपने को अचीव कर पाओगे। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी फिजिक्स में एडमिशन ले लिया। उन्हें उस समय और कोई ऑप्शन पता ही नहीं था, ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, पर बीएससी फिजिक्स करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी डेस्टिनी यहाँ नहीं है। उन्हें इंजीनियरिंग करनी थी और वो MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते थे। उस समय वहाँ की फीस 1000 रुपए थी और उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। उनकी बहन ने उन्हें एडमिशन दिलवाने के लिए अपने कड़े और चेन गिरवी रख दिए थे। वो अपनी बहन के अपने ऊपर इस विश्वास से बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि कैसे भी हो अपनी बहन के ये जेवर वो अपने पैसों से छुड़वाएंगे, अपनी कमाई से छुड़वाएंगे। और उस समय उनके पास कमाई का सिर्फ एक ही जरिया था, वो था स्कॉलरशिप्स। कलाम ने अपनी सक्सेस के लिए अपने टीचर्स को एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया है। उनका कहना है कि उन्हें जिंदगी में बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिल पाई। MIT में एक पुराना एयरक्राफ्ट रखा था जो कि अब यूज में नहीं था और कलाम घंटों उसके पास बैठे रहते थे। जब उन्हें स्ट्रीम चूज करने का मौका मिला तो उन्होंने चट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चूज की। गोल उनके दिमाग में अब अपनी लाइफ का बिल्कुल क्लियर हो चुका था, उन्हें एरोप्लेन्स उड़ाने हैं। पर उस समय उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस भी आए, कुछ सेटबैक्स भी आए, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिली, पर उनके फादर के वो इंस्पायरिंग वर्ड्स उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहे। जब उन्होंने कहा था कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते जरूर हो, पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है उस पर जो आप खुद अपने बारे में सोचते हो। एक वाइज पर्सन वही होता है जो अपने आप को अच्छे से जाने, और अगर आपने अपने आप को अच्छे से जान लिया है, अपनी कैपेबिलिटीज को जान लिया है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। MIT से वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बैंगलोर में एज अ ट्रेनी गए। वहाँ पर एरोप्लेन के इंजन पर प्रैक्टिकली काम करना उनके लिए एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। इसके बाद उन्हें जॉब के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज मिली, दोनों ही उनके दिल के बहुत करीब थी। एक थी एयरफोर्स में और दूसरी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में। उन्होंने दोनों ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया। एक का इंटरव्यू था देहरादून में और दूसरे का दिल्ली में। पहली बार मौका मिला साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक जाने का। इतना बड़ा देश, इतने सारे चेंजेस। रामेश्वरम रास्ते में आया था। बस ट्रेन से ही अपनी जन्मभूमि को निहारते हुए वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली जाकर DTDP में इंटरव्यू दिया। उसके बाद गए देहरादून एयरफोर्स में इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पर 25 लोगों में उनका 9th रैंक आया और वो सिलेक्ट नहीं हुए। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। पहुँच गए ऋषिकेश और वहाँ पर उन्हें मिले एक गुरु, जिन्होंने उन्हें कहा कि तुम्हारी डेस्टिनी एयरफोर्स में नहीं है। अगर तुम्हारी डेस्टिनी एयरफोर्स में होती तो तुम्हें एडमिशन मिल जाता। इसका मतलब कि तुम्हारी डेस्टिनी कहीं और है, कहीं और तुम्हें पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है ये तुम्हें अभी नहीं पता, पर तुम अपना काम करो, कर्म करो, इस फेलियर को भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ तुम्हें पहुँचना चाहिए। अपनी जिंदगी का सही मकसद ढूंढो और भगवान ने जो तुम्हारे लिए रास्ता चुना है उसे अपना लो। प्रभु में विश्वास रखो। स्वामी जी के इन शब्दों से इंस्पायर होके वो दिल्ली पहुँचे और DTDP एयर में उन्होंने अपना रिजल्ट पता किया तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया। उन्हें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। सैलरी थी 250 रुपए। डॉक्टर कलाम ने तब अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था। उन्हें अब कोई रिग्रेट नहीं था कि उन्हें एयरफोर्स में एडमिशन नहीं मिला। एरोप्लेन उड़ा नहीं पाएंगे तो क्या हुआ, उन्हें उड़ाने के लायक तो बनाएंगे। 3 साल के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट 8 की स्थापना हुई बैंगलोर में और कलाम को वहां पर पोस्ट कर दिया गया और वहां उन्होंने बनाया एक हावरक्राफ्ट नंदी, जिसे लॉर्ड कृष्णा के नाम पर नाम दिया गया था। पर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और कलाम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। पर वो जो बुक्स पढ़ते थे उनसे ही वो एंथुसियाज्म डिराइव करते थे और उन्होंने अपने सभी साथियों से कहा कि ये हावरक्राफ्ट हम सब ने मिलकर बनाया है, ये हमारी एबिलिटीज का नतीजा है, ये सब देखने के लिए नहीं है, इस पर हम उड़ान भी भर सकते हैं। और वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर कृष्णन मेनन आए। उन्होंने कलाम के साथ उस हावरक्राफ्ट में राइड भी ली
और कलाम से कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें अगला प्रोजेक्ट डिजाइन करना होगा। वहीं से कलाम को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर वहां पर आए। उन्होंने नंदी को देखा। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उनके पास कॉल आया। इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए उन्हें बुलाया गया। तब उन्होंने अपने आप से कहा कि हमें जीत तब मिलती है जब हम जीत के लिए बहुत ज्यादा ईगर नहीं होते। जब हम काम होते हैं और सिर्फ अपना काम करते रहते हैं, तब हमारे रास्ते में अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। उन्होंने कहाँ सोचा था कि उन्हें रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें ये जॉब मिलेगी। उन्हें वो जॉब मिल गई, जो कि उनका एक सपना साकार होने जैसा ही था। उनका ये इंटरव्यू लिया था विक्रम साराभाई ने, जिन्होंने उनकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ दिया। विक्रम साराभाई जो कि इसरो के हेड बने और कलाम की लाइफ को डिजाइन करने में, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने में विक्रम साराभाई का एक बहुत बड़ा हाथ था। कलाम ने अपनी बुक में विक्रम साराभाई को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके जैसे लीडर की वजह से, उनके जैसे विजनरी की वजह से इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतना डेवलप कर पाई। इसके कुछ दिनों के बाद ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका जाकर साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक्स पर 6 महीने की ट्रेनिंग लेने की। वो गए नासा के एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में। इससे पहले थोड़ा सा टाइम निकालकर वो रामेश्वरम गए और अपने पिता से मिले। उनके पिता उनकी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकर बहुत खुश हुए थे। उन्हें उसी मस्जिद में ले गए और भगवान का आशीर्वाद दिलवाया, एक स्पेशल प्रेयर ऑर्गेनाइज करवाई। और जब वो प्रार्थना चल रही थी, तब कलाम महसूस कर पा रहे थे भगवान की उस शक्ति को अपने पिता के थ्रू अपने अंदर जाते हुए। वहाँ पर कलाम ने एक बहुत बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी सीखी कि अगर आप किसी को ह्यूमिलेट करते हैं तो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको रिजल्ट्स दे। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हो तो उसकी क्रिएटिविटी मर जाती है। जैसे एक बहुत ही थिन लाइन होती है किसी को ह्यूमिलेट करने में या उसका मजाक उड़ाने में, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में और बुलिंग में, डिसिप्लिन में और हार्शनेस में। पर ये लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। इस लाइन का मतलब समझना, इस लाइन का फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप एक अच्छे लीडर कभी नहीं बन सकते। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जो लाइन बनाई जाती है वो बनाई जाती है हीरोज और जीरोज के बीच में। हम किसी को तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं और किसी को बिल्कुल कंडम कर देते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बात करने का मौका ही नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपना काम उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते। ये लीडरशिप क्वालिटी कलाम ने आगे जाकर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज की, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। कलाम के वापस आने के बाद 21 नवंबर 1963 को इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, नायिका 5, जिसे नासा में बनाया गया था। कलाम को नायिका 5 की रॉकेट लॉन्चिंग और सेफ्टी की जिम्मेवारी दी गई थी। इस रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद ही प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने अपनी एक इच्छा जाहिर की। वो चाहते थे इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल इंडिया में बनाना, और उनके इस सपने में उनका साथ दिया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये दोनों जानते थे कि अगर भारत को दुनिया में अपनी एक जगह बनानी है तो टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में प्रोग्रेस करनी ही होगी। ताकत का प्रदर्शन करना उनका मकसद बिल्कुल नहीं था। उस समय कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि जहां देश में लोगों को खाना नहीं मिलता वहां आप रॉकेट लॉन्च करने की बात कर रहे हो। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन दोनों के सपने बिल्कुल साफ थे। ये दुनिया में भारत को एक जगह, एक पहचान दिलवाना चाहते थे। उसके कुछ दिनों के बाद ही प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने रॉकेट असिस्टिव टेक ऑफ सिस्टम तैयार करने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिसकी जिम्मेवारी भी कलाम को दी गई। कलाम के लिए ये बहुत फक्र की बात थी। रेटो पे काम करते करते 2 और बड़े वाकया हुए। एक तो डिफेंस में मिसाइल पैनल पर काम होना शुरू हो गया, और दूसरा प्रोफेसर साराभाई की गाइडेंस के तहत स्पेस का एक बड़ा प्रोग्राम डिजाइन किया जाने लगा, जो कि 10 साल का प्रोग्राम था, जिसके तहत बनाया जाना था इंडिया का पहला SLV। और कलाम के लिए ये बहुत ही फक्र की बात थी
कि SLV प्रोग्राम का लीडर उन्हें चुना गया। साथ साथ प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने कहा कि इस SLV लॉन्च का चौथा स्टेज वो ही डिजाइन करेंगे। कलाम की ये आदत थी कि हर काम करने के बाद, हर मीटिंग के बाद वो प्रोफेसर विक्रम साराभाई से मिलते थे और उन्हें खुद हर चीज की डिटेलिंग देते थे। उस दिन वो दिल्ली से त्रिवेंद्रम जा रहे थे। दिल्ली से उन्होंने प्रोफेसर साराभाई को फोन करके सारी डिटेल दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर वो उनका इंतजार करें। और 23 दिसंबर 1971 को जब कलाम त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि प्रोफेसर साराभाई अब इस दुनिया में नहीं है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका देहांत हो गया। कलाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, एक बहुत बड़ा लॉस। प्रोफेसर साराभाई जिन्होंने उनका करियर डिजाइन किया था, जो एक बहुत बड़े लीडर थे। देश के लिए जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वहीं स्पेस और रिसर्च की फील्ड में राष्ट्रपिता का दर्जा उन्होंने प्रोफेसर विक्रम साराभाई को दिया और उन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का निर्माण किया गया। प्रोफेसर साराभाई जिन्होंने अपनी टीम के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप की, उन्हें हमेशा इंस्पायर किया अपने आइडिया से, अपने एक्शन से, जिनका कहना था कि एक अच्छा लीडर वही होता है जिसे अपनी फील्ड की पूरी नॉलेज हो। वो पूरी नॉलेज पाकर ही अपना कमांड बना सकता है और दूसरा उसे अपने काम की जिम्मेवारी लेना आना चाहिए। जो वो डिसीजंस लेता है उसको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उन पर विश्वास होना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रोफेसर साराभाई के बाद प्रोफेसर सतीश धवन को इसरो का हेड बनाया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के पहले डायरेक्टर बने प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश। SLV पर काम करते हुए ही लगातार कलाम को 3 झटके लगे। उनका सबसे प्यारा दोस्त जलालुद्दीन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कलाम रामेश्वरम पहुँचे और अपने परिवार के दुख में शामिल हुए। वहाँ से लौटकर वो बहुत ज्यादा उदास थे। उन्हें जैसे सब कुछ बेमानी लग रहा था। बार बार डॉक्टर सतीश धवन उन्हें हौसला देते, कहते कि जैसे जैसे SLV पर काम आगे बढ़ता जाएगा, तुम्हारी मायूसी दूर होती जाएगी। कुछ दिनों बाद ही 102 की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और उसके कुछ दिनों बाद उनकी माँ चल बसी, जैसे अपने पति के बिना वो अकेली ना रह पा रही हो। कलाम ने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक लिया था। वो पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ SLV पर काम करते। उन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हो तभी आपको सक्सेस मिलती है। वो सोते जागते सिर्फ और सिर्फ SLV के बारे में सोचते थे, SLV पर काम करते थे। उन्हें क्या करना है, कैसे चीजों को डिजाइन करना है, सुबह उठते ही वो यही सब कुछ करना शुरू कर देते। बैडमिंटन खेलना, सैर करने जाना, लोगों से बात करना, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। पूरी डिवोशन के साथ वो SLV प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका कहना है कि तब उन्होंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो कि हफ्ते में 40 घंटे काम करते हुए भी कतराते थे और उनकी टीम में ऐसे लोग शामिल हुए जिन्हें हफ्ते में 100 घंटे काम करने पर भी बहुत खुशी और फुलफिलमेंट मिलती थी। जब आप दिल से काम करते हो ना, तो आपको थकान नहीं होती, बल्कि आप काम करते करते एनर्जाइज होते रहते हो और आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस के साथ साथ आपकी एनर्जी बढ़ती रहती है। और इसी के कारण बहुत लोग कलाम को वर्कोहॉलिक भी कहते थे। 10 अगस्त 1979 को SLV ने उड़ान भरी। पहली स्टेज तो बहुत सक्सेसफुल रही, पर दूसरी स्टेज में पहुंचते ही सैटेलाइट हिलने लगी और मिशन फेल हो गया। श्रीहरिकोटा से 500 किलोमीटर दूर मलबा समुद्र में जाकर गिर गया और कलाम के सारे सपने भी चकनाचूर हो गए। वो बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, बिल्कुल टूट चुके थे। दिन रात काम करने के बाद वो अब जिस्मानी तौर पर भी बहुत थक चुके थे। अपने कमरे में चले गए और बिस्तर पर लेट गए। ना जाने कितने घंटों तक वो सोते रहे। उनकी आंख खुली जब उनके कंधे पर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश का हाथ था। वो उदास थे, मायूस थे, पर अकेले नहीं थे।
इस SLV लॉन्च के फेलियर का पूरा क्रेडिट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं मिशन डायरेक्टर हूँ और ये जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ। पर 18 जुलाई 1980 को एक बार फिर SLV ने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इस बार सक्सेस मिली और उन्हें ये बोलकर बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि रोहिणी सैटेलाइट की चौथी स्टेज सक्सेसफुल रही है और सैटेलाइट स्पेस में पहुंच चुका है। उनके सभी टीम मेंबर्स ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया था। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। SLV की ये सक्सेस इंडिया के लिए बहुत ग्लोरी की बात थी। इस स्पेस लॉन्च व्हीकल को पूरा का पूरा इंडिया में बनाया गया था और इसके बाद कलाम को भी इसका बहुत क्रेडिट मिला। एक महीने बाद ही कलाम को जब प्रोफेसर धवन ने कहा कि दिल्ली आ जाए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलने, तो उनकी एक कंफ्यूजन थी। वो जो कि बहुत सिंपल इंसान थे, डाउन टू अर्थ थे, उनके पास ऐसे कपड़े ही नहीं थे जिन्हें पहनकर वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलने जा सके। उनके पास शूज तक नहीं थे। तब प्रोफेसर धवन ने कहा था, कपड़ों की चिंता मत करो, तुम्हारी सक्सेस ने तुम्हें बहुत ब्यूटीफुली ड्रेसअप किया हुआ है। और कलाम उन्हीं कपड़ों में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलने चले गए थे। इसके बाद कलाम को पद्म भूषण से नवाजा गया, जो कलाम की जिंदगी में एक बहुत ही खुशी की बात थी। पर वो इस समय थोड़े मायूस भी थे, क्योंकि वो लोग जिन्हें वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते थे वो उनके साथ थे ही नहीं। उनके पिता जलालुद्दीन, उनके दोस्त और उनके मेंटोर प्रोफेसर विक्रम साराभाई। यहाँ से उन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL में ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें डिफेंस के लिए मिसाइल बनाने के प्रोग्राम का लीडर बनाया गया। गवर्नमेंट ने उन्हें ये छूट दी थी कि एक एक करके मिसाइल बनाने की बजाय वो एक बड़ा मिसाइल का प्रोग्राम तैयार करें। एक साथ सभी मिसाइल्स को तैयार किया जाए। 5 मिसाइल्स तैयार की गई थीं। पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि, ये 5 मिसाइल बनाई गईं और इसी के चलते कलाम को मिसाइल मैन का नाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट एक्चुअल में एक पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। आपको फूक फूक कर कदम रखना होता है। रास्ते में बहुत परेशानियां, बहुत रुकावटें भी आती हैं। सिर्फ आपका मिशन टॉप पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि आपको रास्ते को एंजॉय भी करना होता है। साइड्स भी इतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितना टॉप इम्पोर्टेंट होता है और आपकी स्पीड नेचर डिसाइड करता है। जब आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हो तो आप थोड़ा तेज चल लेते हो। जब स्ट्रेस्ड हो जाते हो, थक जाते हो, तो आपको स्पीड धीरे करनी पड़ती है। कलाम को अग्नि लॉन्च के दौरान बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2 बार अग्नि के लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया। पूरा देश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। अलग अलग अखबारों में तरह तरह के कार्टून बनने लगे। लोग इन साइंटिस्ट का मजाक उड़ाने लगे। एक कार्टून में एक आदमी कोई सामान दुकानदार को लौटाते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह ये भी काम नहीं कर रहा। वहीं दूसरे कार्टून में एक आदमी पैसे गिनते हुए एक आदमी से कह रहा है, 2 बार अग्नि के लॉन्च के दौरान जगह खाली करनी पड़ी, मुआवजा मिला। तीसरी बार ऐसा हुआ तो मैं पक्का मकान जरूर बना लूंगा। इस सब से कलाम बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे, पर वो खुद ही अपने आप को इंस्पायर करते रहते। तीसरी बार अग्नि के लॉन्च से एक दिन पहले जब वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ थे, तो उन्होंने पूछा, कलाम कल अग्नि की सक्सेस के बाद क्या चाहते हो? कलाम सोचने लगे, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब इसरो में था तब भी 10 बाय 12 के कमरे में रहता था और अब भी पूरा कमरा किताबों से भरा रहता है। बस वही उनकी दुनिया थी। इसके अलावा उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सोचकर कहा, 1 लाख पौधे लगवाना चाहता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर मुस्कुरा दिए थे। कहा, अच्छा तो अग्नि के लॉन्च के लिए पृथ्वी माँ का आशीर्वाद चाहते हो? ऐसा ही होगा। अगले दिन अग्नि का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। अग्नि के लॉन्च के बाद कलाम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत के माथे पर एक अग्नि रूप का तिलक है। पूरी दुनिया भारत से जलने लगी थी। बहुत देशों ने तो भारत को रोकने की कोशिश भी की थी कि वो ये मिसाइल डेवलप ना करे, पर गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया था और गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण, सभी इंजीनियर्स की एफर्ट्स के कारण अग्नि का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इसके बाद 1980 में कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
जब वो सुबह अपने कमरे में बैठे थे और उनका नाश्ता लेकर आए एक आदमी ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया तो कलाम की आंखों में आंसू आ गए थे। उनके देश के आम आदमी ने भी अब उनकी सक्सेस को पहचानना शुरू कर दिया था। 1981 में कलाम 60 साल के हो गए थे। अब उन्होंने सोचा था कि वो रिटायरमेंट ले ले और एक स्कूल खोले अंडर प्रिविलेज बच्चों का, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं। उन्होंने उन्हीं दिनों डिसाइड किया कि किताब लिखने का भी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे कि उनकी जिंदगी किसी के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, पर वो ये जरूर सोचते थे कि उनकी जिंदगी से वो ऐसे बच्चे जो अपने आप को ऊपर ले जाने से डरते हैं, उन्हें शायद थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, थोड़ी मोटिवेशन मिले। उनसे अगर कोई पूछे कि उन्हें जिंदगी में क्या मिला, तो उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिससे कि यंग स्टूडेंट्स अपना हार्ट और अपना सोल अपने मिशन में लगा सके। वो ये सबको बता देना चाहते थे कि प्रॉब्लम्स जिंदगी का पार्ट होता है और हमारी सफरिंग्स हमारी सक्सेस का एसेंस होता है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको परेशानियों से जूझना ही होगा। जो सफरिंग्स आएंगी उनसे नए दरवाजे खुलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे, नई सीख मिलेगी और आप कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा पाओगे। उन्होंने ये सपना देखा था कि भारत जल्दी ही एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। एक बहुत अच्छी बात जो अब्दुल कलाम आजाद के बारे में है वो ये कि उन्होंने लाइफ में बहुत सक्सेस पाई, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, पर आज आप किसी से भी उनके बारे में कुछ बुरा कभी नहीं सुन पाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्हें लोग आज भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, पर अब्दुल कलाम आजाद को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता। हर किसी के दिल में राज करते हैं वो, और हर कोई उन्हें एक सच्चा हिंदुस्तानी मानता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के लिए डिवोट कर दी। इससे बेहतर इंस्पिरेशन किसी भी हिंदुस्तानी के लिए नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ आप इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। बुक पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल्स मिलेंगी टेक्नोलॉजी को लेकर, रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर, किस समय उन्होंने किस तरह के सेटबैक्स झेले, बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पर सम अप नहीं कर पाई हूँ। तो आप ये बुक जरूर पढ़िए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या आपके दिल में भी अब्दुल कलाम आजाद रहते हैं, क्या आप भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, एक और इंस्पायरिंग नॉवल के साथ। I'll be back soon. You stay positive, keep smiling, stay happy. Bye bye.